दिल्ली में दुर्गा जागरण पर सियासी दंगल शुरू हो गया है। दुर्गा पूजा पर मनमाने फैसले सुनाने वाली ममता दीदी के सांसद को दुर्गा जागरण से आखिर कैसी दिक्कत? क्या टीएमसी सांसद दिल्ली में भी बंगाल मॉडल लागू करना चाहते हैं? आखिर क्यों ममता के सांसद ने दुर्गा जागरण बंद कराने के लिए पुलिस बुला ली और पंडाल में बज रहा तबला और भजन बंद करा दिए गए। कभी भजन और तबले की ध्वनि से पूरा पंडाल गुंजायमान रहता था, लेकिन अब यहाँ भक्त बस तालियां ही बजा सकते हैं, क्योंकि दीदी के सांसद को मां दुर्गा से बैर जो है। 9 नवंबर को जागरण का दिन तय था, 10 तारीख को भंडारा होना था। मैं ठीक उसी चौकी के सामने मौजूद हूँ जहाँ 24 सालों से इसी जगह पर जागरण की चौकी लगा करती थी। यहाँ जो स्थानीय लोग हैं, जो तमाम जो मंत्री एमपी हैं, उनके साथ काम करते हैं, वही लोग इसका आयोजन करते हैं। अब जनता ममता दीदी हाय हाय के नारे लगा रही है तो दुर्गा भक्तों में भारी आक्रोश है। हो भी क्यों ना, कभी बंगाल में बड़ी मूर्तियों पर बैन तो कभी दिल्ली में जागरण से दिक्कत। दरअसल नई दिल्ली के विशंभर दास मार्ग पर बने सर्वेंट क्वार्टर में माता की चौकी लगी थी और जागरण की तैयारियां हो चुकी थी, लेकिन तभी टीएमसी सांसद साकेत गोखले ने पुलिस बुलाकर इस आयोजन को रोकने की मांग कर दी। इन्विटेशन है, जरा इसे देखिए। इसमें साफ साफ लिखा है, श्री साकेत गोखले, ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा। हम उनको बहुत रिस्पेक्ट से उनको ये न्योता देने गए थे। हमने उनको बोला, आमंत्रित करने गए थे कि आपको आना है। उन्होंने हमारा एक कार्ड भी फेंक दिया और उन्होंने बोल दिया जाओ, आपका ये जागरण मैं होने ही नहीं दूंगा। मां दुर्गा के भजन कीर्तन से टीएमसी सांसद का ये बैर देखकर जनता भी दंग है। सवाल सीधे ममता दीदी से पूछा जा रहा है कि क्या बंगाल के एजेंडे को अब दिल्ली में भी लागू करने की तैयारी है, क्योंकि पैटर्न बिल्कुल वैसा ही है। दुर्गा पूजा के वक्त बंगाल में ममता बनर्जी ने बड़ी दुर्गा प्रतिमाओं पर रोक लगा दी थी, तो दिल्ली में अब उनके सांसद ने दुर्गा जागरण में विघ्न डाला। कोलकाता सहित बंगाल के अलग अलग हिस्सों में पूजा पंडालों पर हमले हुए थे और अब दिल्ली में टीएमसी सांसद ने ही पुलिस बुला ली। कोलकाता में हिंदुओं पर पंडाल में हमला हुआ था, पूजा न करने की धमकी दी गई थी। ठीक उसी पैटर्न पर दिल्ली में पंडाल में भजन तबला बजाने से रोक दिया गया, लेकिन यहाँ मदद ली गई कानून की। पश्चिम बंगाल के नादिया में बड़ी दुर्गा प्रतिमा की पूजा पर ममता बनर्जी ने रोक लगा दी थी, आपको याद होगा। तो दिल्ली में उनके सांसद साकेत गोखले ने दुर्गा जागरण से होने से ही रुकवा दिया। अब बीजेपी इसे दिल्ली में बंगाल मॉडल कह रही है। वो एजेंडा जिसमें पश्चिम बंगाल में ऊंची दुर्गा प्रतिमाओं पर रोक लगी, वो एजेंडा जिसके तहत हिंदुओं और दुर्गा पंडालों पर जगह जगह हमले हुए, या फिर वो एजेंडा जिसे अब दिल्ली की जनता ने अपनी आंखों से देखा। उनके यहाँ भी तो दुर्गा पूजा होती है, उनके बंगाल में भी होती है, तो ये भी दुर्गा का रूप ही है, हमेशा माता बेटी है। तो इनको क्या आपत्ति थी कि हमारे और हिंदू धर्म से इतना ज्यादा क्या हो गया? वो तो खुद हिंदू हैं। सबसे बड़ी बात तो सोचने वाली है। जनता के सवाल बेहद चुभने वाले हैं। टीएमसी और ममता दीदी को जरूर स्पष्ट करना चाहिए कि उनके सांसद को दुर्गा जागरण से क्यों और कैसी दिक्कत है। मैं खुद पूजा में बैठी थी, पंडित जी ने जो चुन्नी में गांठ बांधते हैं, जो गठबंधन होता है, वो अगले दिन सुबह ही पंडित खोलते हैं। वो मेरी चुन्नी में आज तक बंधा हुआ है, वो एज इट इज ऐसे ही रखा हुआ है। वो पूजा पूरी की पूरी अखंड हो गई है। मां दुर्गा से दीदी के सांसद को कितनी भी दिक्कत हो, बीजेपी ने ऐलान कर दिया कि दिल्ली में बंगाल मॉडल के खिलाफ लड़ाई आर पार की होगी। अगर उन्होंने ये चुनौती दी कि हम जागरण होने नहीं देंगे, तो हमने भी कहा है कि सनातन विरोधी और हिंदू विरोधी के ये काम हम चलने नहीं देंगे और हर हालत में हमने अगली कॉल 17 नवंबर को दी है। यहीं पर हम बड़ा माता रानी का दुर्गा जागरण करेंगे सब लोग। यानी मां दुर्गा का पंडाल अब सियासी अखाड़ा बन गया है। टीएमसी सांसद के बाद इसी पंडाल से अब बीजेपी ताल ठोक रही है, तो जनता सवाल पूछ रही है, दीदी के सांसदों को भला मां दुर्गा से कैसी दिक्कत? अब दिल्ली में फल और सब्जी बेचने वालों के यहाँ भगवा झंडे लगवाए जा रहे हैं, जिसका मकसद साफ है, दुकानदारों की धार्मिक पहचान हो पाए। इसके लिए बीजेपी पार्षद रवि नेगी ने अनोखी मुहिम शुरू की, जिसके तहत रेहड़ी पटरी पर सब्जी, फल और खाने पीने का सामान बेचने वाले से नाम पूछकर भगवा झंडे लगाए जा रहे हैं। खुद रवि इलाके के फल वालों की दुकान पर जा रहे हैं और हनुमान जी की तस्वीर वाला झंडा लगा रहे हैं। हमारी किसी विशेष जाति, किसी धर्म से, किसी समुदाय से हमारी कोई लड़ाई नहीं है। मैं हिंदू हूँ, मैं कट्टर हूँ, मैं अपने धर्म के प्रति मेरी आस्था है। मैं अपने लोगों को जागरूक करना चाहता हूँ कि आप झंडे लगाइए। इस अनोखी मुहिम के पीछे उन्होंने तर्क भी दिया और बताया आखिर क्यों फल और सब्जी बेचने वालों की पहचान जरूरी है। कुछ घटनाएं ऐसी आई, जैसे लोनी में आपने देखा होगा गन्ने के जूस में थूक मिलाता था। ऐसी बहुत सारी घटनाएं सोशल मीडिया में वायरल हुई वीडियो।
हालांकि इस भगवा अभियान पर दुकानदारों की मिलीजुली प्रतिक्रिया आई। कोई इस कदम को सही मान रहा है तो कोई गलत। कुछ का कहना है कि हम फलों की क्वालिटी देखते हैं, ना कि बेचने वालों का मजहब। ऐसा तो कुछ नहीं है, थूकना फूकना की बात ऐसी कुछ नहीं है, तो सभी लोग काम करते हैं, ऐसी कुछ बात नहीं। क्या कुछ नहीं पड़ेगा, वो तो दुकानदारी होती है, वो इतनी होगी। अच्छा हाँ, फर्क क्या पड़ेगा, कुछ नहीं। खैर, बीजेपी ने जिस अभियान की शुरुआत की उसमें सियासी बवाल होना तय है, क्योंकि इससे पहले भी नेम प्लेट पर सियासतदान आपत्ति जाहिर कर चुके हैं। वायनाड में 13 नवंबर को मतदान होना है। प्रचार के आखिरी दिन राहुल और प्रियंका गांधी आज वायनाड की जनता के बीच मौजूद रहे और मोहब्बत की दुकान के बाद सियासत में इश्क वाली शुरुआत करते नजर आए। जनता को संबोधित करते वक्त राहुल गांधी की जुबान पर बार बार प्यार शब्द आ रहा था। वो प्यार जो वायनाड से मिला और वो प्यार जो सियासी सफर में राहुल गांधी को नजर आया। For many years I did not use the word love in politics. And after I came to Wayanad, suddenly I started using the word love in politics. And I realized that it is because the people of Wayanad gave me so much love and affection that my entire politics changed. यूं तो सियासत में मोहब्बत गुजरे जमाने की बात है, अब तो प्यार में भी सियासत का दौर है। लेकिन राहुल गांधी जिस अंदाज में वायनाड के लोगों पर सियासी प्यार का पंच मार रहे थे, उसे देख प्रियंका गांधी भी दंग थीं। I realized that the only weapon to actually counter hatred, anger, is love and affection. And people of Wayanad taught me that word has a very important place in politics. यूं तो राहुल गांधी बात सियासत में प्यार की कर रहे थे, लेकिन नफरत और घृणा को हराने के सियासी मायने भी निकाले जाने लगे। आपको बता दें कि 2024 के चुनाव में राहुल गांधी 6,47,445 वोट पाकर जीते थे। उन्होंने सीपीआई की एनी राजा को 3,64,000 से ज्यादा वोटों से हराया था। लेकिन साल भी नहीं बदला, रायबरेली में राहुल गांधी की जीत बाद वायनाड फिर इलेक्शन में है। देखना होगा जनता प्रियंका गांधी पर भी उतना ही प्यार बरसाती है या नहीं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नारा महाराष्ट्र के बाद अब झारखंड में भी गूंजने लगा है, जिस पर अब कांग्रेस भी अपने ही अंदाज में पलटवार करती नजर आ रही है। क्योंकि सीएम योगी ने जनता में जोश भरते हुए एक बार फिर बटेंगे तो कटेंगे का नारा दोहराया, जिसका जवाब इस बार मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिया और सीएम योगी की तुलना आतंकवादी से कर दी। जब भी हम पटे हैं तो पटे हैं, अब पटना नहीं है, एक रहना है, एक रहेंगे, सेफ रहेंगे, एक रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। ये साधु का काम है, नाथपंथ का काम है। अरे ये काम कोई टेररिस्ट बोल सकता है, आप नहीं बोल सकते। मल्लिकार्जुन खड़गे झारखंड की छतरपुर विधानसभा सीट पर चुनावी प्रचार कर रहे थे, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने सीएम योगी के लिए अमर्यादित शब्द का इस्तेमाल किया, उस पर विवाद तय है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज झारखंड के हुसैनाबाद में चुनावी हुंकार भरी। अपने संबोधन में योगी आदित्यनाथ बोले, हुसैनाबाद में इतने मंदिर हैं कि इसे रामनगर बनना ही चाहिए। रोटी सुरक्षित है, न बेटी सुरक्षित है और न माटी ही सुरक्षित रह पा रही है। और बहनों और भाइयों, मैं इसीलिए आपसे कहने के लिए आया हूं, मैं तो खास तौर पर इस रूप में यहां पे आया हूं। श्री कमलेश कुमार सिंह ने जितने मंदिर यहां बनाए हैं हिंदू अस्मिता को बचाए रखने के लिए, वो अभिनंदनीय है। और इसीलिए मैंने कहा कि मैं उत्तर प्रदेश से जाकर के जरूर अब मैं वहां के लोगों से कहूंगा कि नहीं, इतने मंदिर हैं, इतने मंदिर अयोध्या धाम नहीं है, इसलिए हुसैनाबाद रामनगर बनना ही बनना चाहिए। दरअसल झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन था और सीएम योगी बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में वोट मांगने हुसैनाबाद आए थे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बिना नाम लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पहनावे पर आज सवाल खड़े कर दिए, जिसके बाद साधु वेश पर अब सियासी द्वेष भी शुरू हो चुका है। क्योंकि मुंबई में मौका कांग्रेस के संविधान बचाओ सम्मेलन का था,
लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने योगी को टारगेट पर लेते हुए गेरुआ वस्त्र पर टिप्पणी कर दी और कह दिया गेरुआ पहनकर वो लोगों के बीच नफरत फैला रहे हैं। एक तरफ गेरुआ कपड़े डालते हो, दूसरों को उपदेश करते हो, बटेंगे तो कटेंगे बोलते हो, और ये क्यों डाले? अरे आपका काम तो है सब कुछ जोड़ना। अब कांग्रेस अध्यक्ष के इस विवादित बयान पर घमासान शुरू हो चुका है, क्योंकि बीजेपी ने इसे सनातन के अपमान से जोड़ दिया। बीजेपी ने कहा कांग्रेस का सनातन विरोधी चेहरा सामने आया। गेरुआ वस्त्र त्याग बलिदान का प्रतीक है। आखिर कांग्रेस को साधु संतों से दिक्कत क्यों है? सियासी पलटवार के बीच अब साधु संत भी कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा संभाल चुके हैं और पार्टी को सनातन विरोधी बता रहे हैं। ये कांग्रेस का सनातन विरोधी, हिंदू विरोधी डीएनए है। ये वही खड़गे जी है जिन्होंने कहा था कि मोदी जी जीतेंगे तो सनातन आ जाएगा। तुम सिर्फ उसका नाम कांग्रेस से बदलकर मुल्ला पार्टी रख लो और सिर्फ मुसलमान की ही चिंता और चिंतन करो। महाराष्ट्र में वोटिंग से ठीक पहले खड़गे के बयान पर कांग्रेस चौतरफा घिर चुकी है, क्योंकि योगी पर तंज के बहाने साधु वेश पर कलेश यूं ही थमने वाला नहीं है। योगी आदित्यनाथ ने जिस एकजुटता के मंत्र से उत्तर प्रदेश उपचुनाव का सियासी रुख अपनी ओर मोड़ लिया है, ठीक उसी तर्ज पर तमाम विपक्षी पार्टियां भी अब यही काम कर रही हैं। अब समाजवादी पार्टी की ओर से एक नया पोस्टर लगाया गया है। बटेंगे तो कटेंगे के विरोध में एसपी ने पोस्टर लगाया है। इसमें लिखा है अली भी हैं, बजरंगबली भी हैं। अखिलेश यादव हिंदुओं के साथ मुस्लिम वोट बैंक को साधने के लिए नया पैंतरा आजमा रहे हैं, जिसमें अली और बजरंगबली सबसे लेटेस्ट है। तो अब इसी राह पर मायावती भी आगे बढ़ चली है, क्योंकि योगी का नारा है बटेंगे तो कटेंगे, अखिलेश का नारा है अली भी बजरंगबली भी, तो मायावती ने कहा जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे। इस पोस्टर वॉर में बीएसपी की एंट्री अब दूर तक सुनाई देने लगी, क्योंकि मायावती उपचुनाव भी अकेले दम पर लड़ रही है और पुराने ट्रेंड को छोड़ सियासत के नए ट्रेंड में शामिल हो चुकी है। सपा और बीजेपी के बीच चल रहे पोस्टर वॉर के बीच अब बहुजन समाज पार्टी की भी एंट्री हो चुकी है। बसपा के पार्टी कार्यालय के बाहर ये एक पोस्टर लगाया गया है, जिसमें लिखा है कि बीएसपी से जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे व सुरक्षित भी रहेंगे। क्योंकि चुनाव जीतना योगी के लिए साख का सवाल है। अखिलेश की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है और मायावती के सामने पार्टी के अस्तित्व को बचाने की चुनौती है। महाराष्ट्र के चुनाव में पहले ही मर्यादा की सीमाएं टूट चुकी हैं। वोट जिहाद शुरू हुए सियासी फसाद में ओवैसी की एंट्री से अब मामला तू तड़ाक तक पहुंच गया है। हैदराबाद वाले भाईजान ने मुंबई में देवेंद्र फडणवीस को ललकारा तो सियासी धरा पर खिंची मर्यादा की रेखा को लांघ गए। ए देवेंद्र फडणवीस, याद रखो तुम मेरी जबान का मुकाबला नहीं कर सकते ना। अगर तुम मोदी अमित शाह भी बैठ गए तो मेरी जबान का मुकाबला नहीं कर सकते। बेशक भाईजान, बोलने में आपका कोई सानी नहीं, लेकिन डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का जवाब भी सुन लीजिए, क्योंकि जब पता हो चोट कहां करनी है तो मर्द को भी दर्द होता है। ये रजाकारों के वंशज है, जिन रजाकारों ने हमारे तमाम मराठवाड़ा के लोगों पर अत्याचार किए, जमीनें लूटी, ये उनके वारिस है। ये किस मुंह से हमसे बात करेंगे? इस कहानी की शुरुआत उलेमा बोर्ड के महाविकास अघाड़ी को 17 शर्तों के साथ समर्थन से शुरू हुई। इस डील को देवेंद्र फडणवीस ने वोट जिहाद कहते हुए प्रतिक्रिया दी थी। ओवैसी इसी वोट जिहाद पर सियासी फसाद को फैलाने में जुट गए। वो क्या बोले, ये वोट जिहाद, धर्म युद्ध। हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से पूछना चाहते हैं, क्या ये जबान इलेक्शन के कानून के ताबे है या उसके खिलाफ है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जवाब दो। ये महाराष्ट्र के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर से हम पूछना चाह रहे हैं, मेरा नाम लेकर जिहाद का नाम लिया जा रहा है, धर्म युद्ध का नाम लिया जा रहा है, क्या ये इलेक्शन कानून के खिलाफ नहीं है? बहरहाल बयानों के वार जारी है। शब्द बाण से घायल कोई भी हो, मकसद बस एक ही, जिहाद, धर्मयुद्ध जैसी बातों से जनता को अपने अपने पाले में करना और वोट की ताकत से सत्ता तक पहुंचना। महाराष्ट्र चुनाव अपने उफान पर है। हर दांव, हर चाल, हर पैंतरा यहां आजमाया जा रहा है। अब उद्धव ठाकरे को ही ले लीजिए। एक सभा से पहले उनके हेलीकॉप्टर और बैग की जांच हुई तो वो भड़क उठे और सवाल पूछ डाला, क्या प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के बैग भी चेक किए जाते हैं?
इतना ही नहीं, उद्धव ने जांच करने आए अधिकारियों के आई कार्ड मांगे, फिर वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। उद्धव की तरफ से दांव सिंपैथी का चला गया, तो दूसरी तरफ से जाहिर सी बात है तीर खाली तो नहीं छोड़े गए होंगे। पहिले हेलिकॉप्टरने आल्यावरती 8-10 जण माझ्या स्वागतासाठी उभे होते. म्हटलं काय करायचंय, ते बॅग तपासायचे. म्हटलं तपासा. त्यांचा व्हिडिओ काढलाय. मग मी त्याला विचारलं, जशी माझी बॅग तू तपासलीस, मोदी शाहची बॅग तपासलीस का रे? वक्त का खेल देखिए, जिस महाराष्ट्र में बाल ठाकरे की मर्जी के बिना पत्ता तक नहीं हिलता था, उसी महाराष्ट्र में अब बेटे उद्धव की चेकिंग हो रही है। लिहाजा इलेक्शन कर्मचारियों के कानून पालन को भी पार्टी ने इज्जत का सवाल बना लिया और सवाल पर सवाल दागने शुरू कर दिए। अगर यह कानूनन प्रक्रिया है तो क्या यही कानूनन प्रक्रिया आप यहाँ पर जब मोदी जी और अमित शाह जी आते हैं तो उनके लिए भी क्या यह कानूनन प्रक्रिया आप सही में करते हैं? उद्धव ठाकरे वतमाल जिले के वानी हेलीपैड पर उतरे थे, तभी चुनाव आयोग के अधिकारियों ने बैग की जांच करने की मांग की। ये इलेक्शन कमीशन के नियम का हिस्सा है, लेकिन हर दाव को कैश कराना ही तो राजनीति है। भला इसमें उद्धव कैसे पीछे रह जाते? चुनाव में जीत के लिए हर दांव जरूरी होता है। महाराष्ट्र के रण में अब एक कैंडिडेट ने तो बाला साहेब ठाकरे, शिवाजी महाराज और आम्बेडकर को ही प्रचार में उतार दिया। चौंकिए मत, तस्वीरें देखिए जो खुद कहानी बयां कर रही हैं। वही गेटअप, वही चश्मा, वही स्टाइल, माथे पर वही टीका और हाथ में माला, जैसे बाला साहेब खुद महाराष्ट्र के रण में उतर गए हैं और साथ में शिवाजी और आम्बेडकर को भी लाए हों। इसमें कोई शक नहीं कि बाला साहेब ठाकरे महाराष्ट्र की सियासत का सबसे लोकप्रिय चेहरा रहे, हिंदुत्व का चेहरा रहे और उन्हीं बाला साहेब के विचारों को भुनाने के लिए बीजेपी ने ये दांव चला है। तस्वीरें मुंबई की है, जहां चुनाव प्रचार में जब बाला साहेब बनकर एक शख्स पहुंचा तो वो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इतना ही नहीं, इसमें बाला साहेब अम्बेडकर और छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ नजर आ रहे हैं। दरअसल अब असली बाला साहेब ना सही, बीजेपी ने महाराष्ट्र चुनाव में नकली बाला साहेब को प्रचार में उतार दिया है, ताकि बाला साहेब के फॉलोअर्स को किसी तरह अपने वोट बैंक में तब्दील किया जा सके। उत्तर प्रदेश में 20 नवंबर को उपचुनाव के लिए मतदान होना है। मतदान से पहले नेताजी लोग हर दांव आजमाते दिख रहे हैं। कानपुर के सीसामऊ सीट से एसपी उम्मीदवार ने तो शिवपाल यादव के आगे रो रो कर आंसुओं की नदी ही बहा दी। छुड़वा दो विधायक जी को, हम तक बस ये अगली लड़ाई होगी इंशाल्लाह। वोट की अपील करते हो, दुआओं की भी बताओ। किसी के खाते में शिवपाल के सामने उनकी नेता दहाड़ मारकर रो रही हैं। ये सियासी रोना भी है और फैमिली इमोशन भी। ये वही नसीम सोलंकी हैं जो चंद दिन पहले शिव मंदिर में मत्था टेक रही थी। अब आंखों से आंसुओं की गंगा बहाकर सियासी भावसागर पार करने की जुगत में हैं। लेकिन कैसे, वो खुद शिवपाल यादव ने बता दिया और भरी सभा में कह दिया, हाथ मत आना चाहे कुछ हो जाए। 2 दिन पहले जैसे चुनाव बंद हो, कोई भी व्यक्ति समाजवादी पार्टी का, कांग्रेस पार्टी का कोई भी पुलिस की पकड़ में नहीं आएगा। अगर बुलाए तो नहीं जाएंगे, अगर घर पे आए तो मिलना नहीं। यानी नसीम सोलंकी आंसू बहा रही हैं तो शिवपाल लड़ना बचना और भागना सिखा रहे हैं। एक ही तस्वीर में शाम दाम दंड भेद का हर दाव दिख गया। छुड़वा दो विधायक जी को, हम तक इन आंसुओं की एक कीमत है, वो कीमत जिसके बदले वोट मिलेंगे और वोट के दम पर सलाखों के पीछे कैद इरफान सोलंकी की सियासी साख बची रहेगी। लेकिन सवाल ये कि क्या जिस महिला का घर जलाने के आरोप में सोलंकी ब्रदर जेल में हैं, उस महिला के आंसुओं की कोई कीमत नहीं रही होगी? अब कानपुर के सीसामऊ की जनता ही इसका निर्णय करेगी। बात उस सियासी चुनौती की भी जो सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दिया गया है और जमानत जब्त कराने की बात तक कह दी गई है। ये चुनौती नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने सीएम योगी को दी। उन्होंने मुरादाबाद में रैली के दौरान भले ही कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कोशिश की हो, लेकिन सीएम योगी को एक बड़ा और खुला चैलेंज दे डाला। तुम तो कह रहे तुमने बहुत काम किया, तुम तो कह रहे सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं। अगर हिम्मत है मुख्यमंत्री जी तो फिर चुनाव करा के देखो, अगर आपकी जमानत जब्त नहीं हो गई।
चंद्रशेखर आजाद यही नहीं रुके और जुबानी वार करते हुए ये तक कह दिया, अगर दम है तो वो बिजनौर से चुनाव लड़कर दिखाएं। मुख्यमंत्री को चैलेंज करने उसके हाथ चुनाव लड़ने चला गया और मेरे हाथ जाए लगे लगे चुनाव लड़ने 7-8 विधानसभा है जिला बिजनौर में कोई देख के आ जाए, अगर जमानत जब्त करवा के नहीं भेजी तो हमारा। अब चंद्रशेखर आजाद के इस बयान से यूपी की सियासत गर्मा चुकी है, क्योंकि कुछ ऐसा ही अंदाज चंद्रशेखर का लोकसभा चुनाव के दौरान भी था और इस चुनाव में वो दलित वोट बैंक को रिझाने में कामयाब हो गए और नगीना से सांसद बन गए। बयान के बाद अब चंद्रशेखर का रोड शो विवादों में है, क्योंकि इस रैली में आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ट्रैफिक रूल की धज्जियां उड़ा दी। क्योंकि काफिले में आगे आगे पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर और पीछे पीछे चलती गाड़ियों पर लटके ये कार्यकर्ता कुंदरकी विधानसभा में प्रचार के लिए निकले थे। लेकिन जिस तरह कार्यकर्ताओं ने ट्रैफिक नियम की धज्जियां उड़ाई, अब इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि इस रैली में भले ही सियासी दम दिखाने की कोशिश हुई हो, लेकिन कार्यकर्ता हूटर बजाते हुए फर्राटे भर रहे थे। चंद्रशेखर आजाद के काफिले में कार्यकर्ता कारों की खिड़कियों और छतों पर चढ़कर नारेबाजी कर रहे हैं और पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में वोट मांग रहे हैं, लेकिन वोट मांगने के इस अंदाज पर प्रश्न चिन्ह लग चुका है। इन सबसे अलग उपचुनाव में चंद्रशेखर की एंट्री से कुंदरकी में राजनीति गरमाने लगी है, क्योंकि मुरादाबाद की इस सीट पर पहले से ही समाजवादी पार्टी और बीजेपी में आमने सामने की टक्कर है। अगली खबर का रुख करेंगे। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में लोक सेवा आयोग के बाहर आज हंगामा मच गया। अभ्यर्थियों की पुलिस से जमकर नोकझोंक हुई और इसके बाद प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों पर पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा। हंगामा और नारेबाजी कर रहे ये पीसीएस के प्रतियोगी अभ्यर्थी हैं। अभ्यर्थियों का ये हुजूम आज प्रयागराज पुलिस से टकरा गया, जिसके बाद जमकर हंगामा और नारेबाजी होने लगी। प्रतियोगी छात्र हाथों में पोस्टर बैनर लेकर लगातार नारेबाजी करने लगे। इस दौरान गुस्साए अभ्यर्थियों की पुलिस के साथ जमकर नोकझोंक भी हुई। धीरे धीरे मामला ज्यादा गरमाने लगा और हजारों की संख्या में अभ्यर्थी यूपी लोक सेवा आयोग के बाहर ही धरने पर बैठ गए। धरने पर बैठे अभ्यर्थी लोक सेवा आयोग के अंदर जाने की जिद करने लगे। जब मामला ज्यादा बिगड़ने लगा तो पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया, जिसके बाद भगदड़ मच गई। दरअसल प्रतियोगी छात्र नॉर्मलाइज की प्रक्रिया का विरोध कर रहे हैं। उनकी मांग है कि एक ही दिन में एक ही शिफ्ट में पीसीएस प्री 2024, आरओ और एआरओ प्री 2023 की परीक्षाएं कराई जाएं। और इसलिए ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ मौलाना मौलवी की जमात अब एकजुट नजर आ रही है। विरोध के सुर उठ रहे हैं और सियासी तकरीर पढ़ी जा रही है। कुछ ऐसी ही तस्वीर राजस्थान की राजधानी जयपुर में देखने को मिली। यहाँ वक्फ बिल के खिलाफ मुस्लिमों का बड़ा जलसा बुलाया गया और माइक थामे मौलाना सरकार के खिलाफ विरोध का एजेंडा परोस रहे थे। जुबान पर वक्फ के नाम भड़काऊ भाईजान का एक ही पैगाम था, अपनी ताकत दिखानी है। आप जयपुर से चलो तो दिल्ली तक जाम होना चाहिए। इस अंदाज में अगर निकलोगे तो तुम्हारी सुनी जाएगी। तुम दिखाओ कि हमारी तादाद को छुपाते हो। जिस दिन हम सड़कों पर आएंगे तो तुम्हारी रूह कांप जाएगी। और मौलाना मुसलमानों को वक्फ बिल के खिलाफ भड़का रहे थे और वहां मौजूद भीड़ तालियां बजा रही थी, जिस पर गिरिराज सिंह ने करारा पलटवार किया। कई लोग भारत को डराने का काम करना शुरू किया है। कभी मदनी डराते कि 5 लाख लोग लेकर के आएंगे, अभी तौकी रजा डरा रहे हैं। तो वहीं उसी मंच से सरवर चिश्ती ने भी बटेंगे तो कटेंगे अंदाज में मुसलमानों को एकजुट रहने की अपील कर दी। तो जो योगी जी ना तो ये कट सकते हैं ना ये मर सकते हैं। ये कटने वाली और मरने वाली कौन नहीं है। जो बटेगा वो कटेगा, ना हम बटेंगे ना हम कटेंगे। जलसे में कोई दिल्ली घेरने की बात कह रहा है तो कोई बटने कटने का मैसेज दे रहा है।
लेकिन सच्चाई तो यही है कि किसी भी संपत्ति को वक्फ का बताने वाले ये मौलाना मौलवी वक्फ बिल से अपनी दुकान बंद होने से घबराए हुए हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी की एक बार फिर से खूब चर्चा हो रही है और मंदिर जाने के लिए लिखित परमिशन वाले फरमान को लेकर ये चर्चा है और इसको लेकर अब यहाँ बवाल मच गया है। छात्राओं और एबीवीपी ने मिलकर के यूनिवर्सिटी परिसर में रामधुन कार्यक्रम का आयोजन कर दिया। छात्र परिषद, एबीवीपी और हिंदू संगठन के लोग ढोल मजीरा लेकर के रामधुन करने के लिए इकट्ठा हो गए। आरोप है कि कुछ रोज पहले गर्ल्स हॉस्टल की वार्डन ने छात्राओं को 2 टूक कहा था कि मंदिर जाने से पहले लिखित परमिशन लेनी होगी और इसी के बाद बवाल मच गया। विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता यहाँ पर रामधुन कर रहे हैं। बीयू प्रशासन को जो है सद्बुद्धि मिले, इसको लेकर यहाँ पर जो देखेंगे कि विद्यार्थी परिषद का यहाँ पर ये प्रदर्शन देखने को मिला है। बड़ी संख्या में यहाँ पर विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता एकत्रित हुए हैं। हिंदू संगठन भी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और बीयू प्रशासन के खिलाफ ये प्रदर्शन देखने को यहाँ पर मिल रहा है। छात्र परिषद और एबीवीपी वार्डन के फरमान पर भड़का है और विरोध में पोस्टर जारी कर रामधुन का आयोजन किया जा रहा है। एबीवीपी के राष्ट्रीय महामंत्री ने ट्वीट कर मुख्यमंत्री से कार्रवाई की मांग भी की है। बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी के छात्रों का कहना है कि शुक्रवार को बीयू में बाहर होने वाली जुम्मे की नमाज से किसी को ऐतराज नहीं होता, लेकिन मंदिर जाने पर पाबंदी लगाई जा रही है और ये हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ है। देश को आज अपना नया प्रधान न्यायाधीश मिल गया है। जस्टिस संजीव खन्ना ने देश के नए सीजेआई पद की शपथ ले ली है। वो पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की जगह लेंगे। सोमवार को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जस्टिस संजीव खन्ना को सीजेआई पद की शपथ दिलाई। I, Sanjeev Khanna, having been appointed Chief Justice of the Supreme Court of India, having been appointed Chief Justice of the Supreme Court of India, और इसी शपथ के साथ जस्टिस संजीव खन्ना देश के 51वें चीफ जस्टिस बन गए हैं। शपथ समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे। भारत के सीजेआई के रूप में जस्टिस संजीव खन्ना का कार्यकाल 13 मई 2025 तक होगा। पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के रविवार यानी कि 10 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट से रिटायर होने के बाद जस्टिस संजीव खन्ना ने सीजेआई के रूप में पदभार संभाला है। जस्टिस संजीव खन्ना भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। 6 महीने के लिए सीजेआई पद पर रहेंगे जस्टिस संजीव खन्ना। जस्टिस संजीव खन्ना का जन्म 14 मई 1960 को हुआ। दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व जस्टिस देवराज खन्ना के बेटे हैं। दिल्ली के मॉडर्न स्कूल बाराखंबा रोड से स्कूलिंग की। 1980 में दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया। डीयू के कैंपस लॉ सेंटर से लॉ किया। दिल्ली हाईकोर्ट में प्रैक्टिस शुरू की थी। सुप्रीम कोर्ट में 18 जनवरी 2019 से जज बने। अब तक 456 बेंच का हिस्सा रहे जस्टिस संजीव खन्ना। जस्टिस खन्ना के ऐतिहासिक फैसलों की बात करें तो वो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम खत्म करने के अनुच्छेद 370 निरस्त करने जैसे ऐतिहासिक फैसलों का हिस्सा रहे हैं। उनके तमाम उल्लेखनीय फैसलों में से एक था चुनाव में ईवीएम के इस्तेमाल को बरकरार रखना, लंबित मामले का निपटारा करना, न्याय में तेजी लाना सीजेआई संजीव खन्ना की प्राथमिकता है। अगली खबर का रुख करेंगे। अगर आपको टैटूज अच्छे लगते हैं और आप भी टैटू बनवाने के लिए सोच रहे हैं तो ये खबर आपको ध्यान से देखनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में 68 महिलाओं को एड्स जैसी जानलेवा बीमारी डायग्नोज हुई है और आप जानकर दंग रह जाएंगे कि 68 में से 20 महिलाओं ने एचआईवी की वजह टैटू बनवाना बताया है। आप ये भी सोच रहे होंगे कि ये क्या बात हुई, टैटू से कैसे एचआईवी हो सकता है। दरअसल इन महिलाओं को शक है कि टैटू वाले आर्टिस्ट ने बार बार एक ही नीडल का इस्तेमाल किया और जिस नीडल का बार बार इस्तेमाल हुआ वो एचआईवी से संक्रमित थी। उसी नीडल से इन 68 महिलाओं को एड्स फैलने की आशंका भी जताई जा रही है। वैसे भी कई रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि टैटू बनवाने से कई तरह की घातक बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। अमेरिकी साइंस जर्नल एनालिटिकल केमिस्ट्री में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक स्किन कैंसर का खतरा टैटू बनवाने से बढ़ जाता है। हम आपको बता दें इसकी सबसे बड़ी वजह है टैटू बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाली स्याही में घुले खतरनाक केमिकल्स। रिपोर्ट में बताया गया कि टैटू की कुछ स्याही में पॉलीएथिलीन ग्लाइकॉल नाम का एक केमिकल होता है जिससे स्किन कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। इस केमिकल का इस्तेमाल टैटू की स्याही को शरीर पर जमाने में किया जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक स्याही में मौजूद केमिकल शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर कर देता है। साथ ही स्याही में इस्तेमाल केमिकल से किडनी और नर्वस सिस्टम से जुड़ी बीमारियों का भी खतरा बढ़ जाता है। डॉक्टर्स की सलाह है कि टैटू बनवाने से पहले स्याही में इस्तेमाल होने वाले केमिकल्स और उनसे होने वाले नुकसान की पूरी जानकारी ले लेनी चाहिए।
बांग्लादेश में कट्टरपंथियों की जमात अब अपने ही मुल्क की महिलाओं पर सितम कर रही है और अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस ये सब कुछ खामोशी से देख रहे हैं। मोहम्मद यूनुस की खामोशी की गवाही देती इन तस्वीरों को देखिए, जो बता रही है कि बांग्लादेश में विरोध की अब कोई जगह नहीं। ये तस्वीरें ढाका में अवामी लीग से जुड़ी महिला कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन के वक्त की है। प्रदर्शन तो नहीं हो पाया, उल्टे जमाती हमला जरूर हो गया। शेख हसीना के कमबैक से घबराई जमात अब हिंसा पर उतर आई है। यूनोसेंट कंपनी को डर सता रहा है कि अवामी लीग अगर सड़कों पर उतरी तो सत्ता के प्रति विरोध की आवाज फिर न बुलंद हो जाए। इसीलिए शेख हसीना की पार्टी की महिलाओं पर ये जुल्मों सितम हो रहा है। जरा देखिए तो सही, बांग्लादेश में जमात किस तरह के कट्टरपंथियों की फौज बन चुकी है। पहले महिलाओं पर हमला हुआ, फिर उन्हें पकड़कर ले जाते वक्त पुलिस वालों के सामने भी महिला कार्यकर्ताओं को पीट रहे हैं। ये वही कट्टरपंथी हैं जो शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद उनके अंडरगारमेंट चुराकर भाग रहे थे। उसी तस्वीर ने साफ कर दिया था बांग्लादेश में महिलाओं के साथ क्या होने वाला है। अब अंजाम भी सामने आ गया। दरअसल बांग्लादेश में अवामी लीग ने प्रदर्शन का ऐलान किया है। ये प्रदर्शन अंतरिम सरकार के विरोध में होना है, लेकिन मौजूदा सरकार ने शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग को फांसीवादी कहते हुए प्रोटेस्ट की इजाजत नहीं दी। यानी जिस अवामी लीग की अलग अलग विंग ने शेख हसीना को सत्ता से हटाया, अब वही अवामी लीग मोहम्मद यूनुस सरकार को खटकने लगी है। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के विनाश का काउंटडाउन अब शुरू हो चुका है। कल सेना के पैराट्रूपर्स नायब सूबेदार राकेश कुमार के सर्वोच्च बलिदान के बाद सेना ने अब आतंकवादियों से मिशन बदला शुरू कर दिया है। भारतीय सेना के पैराट्रूपर्स आतंकियों को मिट्टी में मिलाने के लिए निकल चुके हैं। किश्तवाड़ के केशवन इलाके में आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों की स्ट्राइक लगातार जारी है। खुफिया सूचना के बाद 3-4 आतंकियों को सेना के जवानों ने घेर लिया और जहन्नुम भेजने की तैयारी शुरू कर दी। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच चल रही मुठभेड़ का आज दूसरा दिन है। कल आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान जेसीओ राकेश कुमार शहीद हो गए थे और उसी के बाद पैराट्रूपर्स के जवानों ने मिशन बदला शुरू कर दिया। इस इलाके में सुरक्षा बलों का संयुक्त ऑपरेशन जारी है। लगातार फायरिंग हो रही है। पूरे इलाके को जवानों ने घेर रखा है। आतंकियों को मिट्टी में मिलाने के लिए मोर्टार का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। केशवन इलाके में लगातार बड़ा ऑपरेशन जो है वो चल रहा है। 3 से लेकर 4 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने यहाँ पर घेरा हुआ। भारतीय सेना के जवान हैं वो यहाँ पर लगातार पूरे इलाके को वार्न किए हुए हैं और आतंकियों की पूरी मूवमेंट जो है वो लगातार सुरक्षा बलों को मिल रही है। आपको बता दें कि जो कोशिश सुरक्षा बलों की है वो जल्द से जल्द इन आतंकियों को ढेर कर जो ऑपरेशन इस इलाके में चल रहा है उसे जल्द से जल्द कंप्लीट करने ही। आतंकियों के खिलाफ इस ऑपरेशन में भारतीय सेना के स्पेशल पैराट्रूपर्स के साथ जम्मू कश्मीर पुलिस का स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप और सीआरपीएफ के जवान भी शामिल हैं। साथ ही वीडीजी जवान भी सेना के इस ऑपरेशन में मदद कर रहे हैं। यानी अब दहशतगर्दों का बचना नामुमकिन है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए ने एक बड़ा अलर्ट जारी किया है। हिज़्ब उत तहरीर नाम का आतंकी संगठन देश के लिए अब बड़ा खतरा बन चुका है और ये आतंकी संगठन देश के भोले भाले युवाओं को कट्टरपंथी बना रहा है। केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने हाल ही में हुए 2 दिवसीय आतंकवाद विरोधी सम्मेलन में इस संगठन को लेकर कई खुलासे किए हैं। आतंकी संगठन HUT यानी हिज़्ब उत तहरीर ISIS के बाद देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है। एनआईए के मुताबिक भारत के कई राज्यों में HUT के स्लीपर सेल का नेटवर्क फैल चुका है। तेलंगाना, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में HUT के स्लीपर सेल मौजूद होने का शक है। हिज़्ब उत तहरीर का हेडक्वार्टर लेबनान में है। ये संगठन बांग्लादेश में भी एक्टिव है। HUT का मकसद भारत में इस्लामिक राष्ट्र स्थापित करना है। एनआईए ने HUT से जुड़े कई संदिग्ध आतंकियों की गिरफ्तारी भी की है। एनआईए ने इस संगठन से जुड़े 17 संदिग्ध आतंकियों के खिलाफ चार्जशीट भी फाइल की है। हाल ही में भारत सरकार ने हिज़्ब उत तहरीर को आतंकी संगठन घोषित कर बैन कर दिया था। एनआईए की जांच में ये बात भी सामने आई है कि इस आतंकी संगठन से जुड़े लोग सोशल मीडिया ऐप्स के जरिए संपर्क करके भारत में युवाओं को बरगलाते हैं और उन्हें अपने संगठन में भर्ती कर रहे हैं। HUT आतंकी गतिविधियों के लिए धन भी जुटाता है। एनआईए के इस खुलासे के बाद देश की सभी सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं और देश भर में हिज़्ब उत तहरीर के नेटवर्क का पता लगाकर उसे नेस्तनाबूद किया जा रहा है। देश में डर और दहशत फैलाने वाले गैंगस्टर को हथियारों की सप्लाई कौन करता है? अवैध अत्याधुनिक पिस्टल की मैन्युफैक्चरिंग कहां होती है? अब इसकी जानकारी मिल चुकी है। क्योंकि जानकारी है, चाहे लॉरेंस बिश्नोई गैंग हो या बम्बीहा या फिर खालिस्तानी आतंकी, ये सभी मध्य प्रदेश से आने वाले अवैध हथियार का अपने जुर्म के साम्राज्य में इस्तेमाल कर रहे हैं।
मध्य प्रदेश के कई जिलों में आदिवासियों को इस काम में लगाया गया है, जिनसे पिस्टल, रिवॉल्वर, कार्बाइन तैयार करवाए जा रहे हैं। दावा है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग को भी ये मध्य प्रदेश से अवैध हथियारों की सप्लाई होती है और इसके लिए हथियारों के रेट भी फिक्स हैं। अवैध रिवॉल्वर के लिए 25 से 30 हजार, अवैध पिस्टल के लिए 40 से 50 हजार, देसी कार्बाइन के लिए 1 लाख से ज्यादा। बताया गया कि दरमन काहलो लॉरेंस बिश्नोई गैंग के हथियार नेक्सस का एक अहम किरदार है, जिसने सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में भी हथियार भिजवाए थे। इस नेक्सस को तोड़ने के लिए क्राइम ब्रांच और पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। पिछले कुछ सालों में करीब 500 से ज्यादा गन सप्लायर अरेस्ट हो चुके हैं। 6000 से ज्यादा अवैध हथियारों की खेप बरामद हो चुकी है। मध्य प्रदेश में कई ठिकानों पर छापेमारी होती रहती है और अवैध हथियारों के कारोबारियों को जेल भेजा जाता है। वर्ष 2023 में कुल 58 प्रकरण बने थे, जिसमें 254 पिस्टल और 24 देसी कट्टा। तो इस प्रकार से कुल 296 अवैध हथियार 2023 में पकड़े गए थे। पुलिस एक्शन जारी है, लेकिन मुंगेर के बाद मध्य प्रदेश के कई जिलों में गुपचुप तरीके से हथियारों की फैक्ट्री चल रही है, जहां से बिश्नोई और बम्बीहा गैंग को सप्लाई मिल रही है। तेलंगाना के विकाराबाद में उस वक्त हंगामा हो गया जब ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को घेर लिया और हाथापाई करने लगे। कलेक्टर साहब किसी तरह जान बचाकर मौके से भागे। कलेक्टर प्रतीक जैन दुधाला में किसानों से बातचीत के लिए आए थे। कलेक्टर साहब अपनी टीम के साथ किसानों को समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इस बीच गांव वालों ने धक्का मुक्की शुरू कर दी। देखते ही देखते मामला बिगड़ने लगा और हाथापाई शुरू हो गई। कलेक्टर साहब के सुरक्षाकर्मी उन्हें किसी तरह निकाल कर ले जाने लगे, लेकिन हजारों की भीड़ के सामने ये आसान काम नहीं था। गुस्साई भीड़ ने कलेक्टर साहब की गाड़ी में तोड़फोड़ शुरू कर दी। किसी तरह कलेक्टर साहब और उनकी टीम जान बचाकर भागी, लेकिन गांव से निकलना भी चुनौती से कम नहीं था। गांव वाले मारपीट पर उतारू हो गए। कलेक्टर साहब की टीम के साथ गांव वालों ने हाथापाई शुरू कर दी। गुस्साई भीड़ ने कई गाड़ियों को तोड़ दिया। जैसे तैसे कलेक्टर प्रतीक जैन और उनकी टीम गांव से निकलकर भागी। दरअसल सरकार ने पोलेपल्ली में एक फार्मासिटी स्थापित करने का फैसला लिया है। इसी के तहत कलेक्टर साहब ने जनमत संग्रह कराया और किसानों से मिलने पहुंचे, लेकिन कलेक्टर को देखकर किसान भड़क गए और कलेक्टर मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे। देखते ही देखते गुस्साई भीड़ ने कलेक्टर की गाड़ी पर हंगामा कर दिया। फिलहाल हालात बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं। उत्तर प्रदेश के बरेली में एक मामूली से विवाद में पति ने अपनी पत्नी की नाक काट दी। महिला को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। सुभाष नगर के पटेल विहार कॉलोनी में रहने वाली सोनी और उसके पति सुनील का आए दिन विवाद होता था। शादी के बाद से ही पति रोज मारपीट करता था। एक रोज सुनील शराब पीकर आया तो पत्नी सोनी ने उसे समझाया। सोनी ने कहा कि शराब मत पिया करो और सारा कर्ज पहले निपटा दो। बस इसी बात से नाराज सुनील ने पहले अपनी पत्नी सोनी के साथ मारपीट की और फिर चाकू से उसकी नाक काट दी। जब सोनी चीखी तो घर पर मौजूद अन्य लोगों ने उसे बचाया और जिला अस्पताल में भर्ती कराया। फिलहाल सोनी का इलाज चल रहा है और पुलिस मामले की जाँच कर रही है। कभी कभी जरा सी असावधानी किसी भी बड़े हादसे का कारण बन जाती है। ऐसा ही एक हादसा नोएडा के सनशाइन अपार्टमेंट्स में हुआ, जहां एक 3 साल का मासूम बच्चा खेलते खेलते बालकनी से गिर गया। सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि कैसे फ्लैट की बालकनी में 2 बच्चे खेल रहे हैं। इसमें एक बच्चा खेलते खेलते बालकनी में लगी रेलिंग पर चढ़ने लगा। इस दौरान उसका संतुलन बिगड़ जाता है और पहली मंजिल से नीचे गिर जाता है। वहीं बच्चे के नीचे गिरते ही वहां हड़कंप मच गया। आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और उसे उठाकर तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज चल रहा है। डॉक्टरों के अनुसार बच्चे को गंभीर चोट आई है, लेकिन उसकी हालत अब खतरे से बाहर बताई जा रही है। बता दें कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा की हाई राइज सोसाइटी में बालकनी से बच्चे के गिरने की ये तीसरी घटना है। इस घटना ने एक बार फिर से बालकनी और रेलिंग की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बिहार में एक बार फिर दबंगों की दबंगई देखने को मिली, जहां एक शख्स के साथ दबंगों ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी और अब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। ये वीडियो बिहार के भागलपुर का है, जहां दबंगों में ना तो कानून का खौफ है और ना ही पुलिस का डर। वीडियो में दिख रहे ये दबंग हाथ में लाठी डंडे लेकर के एक युवक को घेर रहे हैं और सरेआम सड़क पर पीड़ित युवक से कान पकड़कर उठक बैठक करवा रहे हैं। इतनी हैवानियत के बाद भी दबंगों ने युवक को नहीं छोड़ा और लाठी दिखाकर उससे सड़क पर थूक चटवाया। पीड़ित शख्स दबंगों से रहम की भीख मांगता रहा, लेकिन दबंगों ने उसकी एक न सुनी। उसे बीच सड़क पर जलील करते रहे और गालियां देते रहे। इस शर्मनाक घटना के दौरान लोग तमाशबीन बने देखते रहे। किसी ने उस शख्स को बचाने की कोशिश नहीं की और वीडियो बनाते रहे, जो अब वायरल हो रहा है। लेकिन ये अब तक साफ नहीं हो पाया है कि युवक ने ऐसा कौन सा गुनाह किया था जिसके लिए उसे इस तरीके की सजा दी जा रही है। वहीं इस मामले में पुलिस को किसी भी तरह की शिकायत नहीं दी गई। पुलिस का कहना है कि शिकायत मिलने के बाद मामले की जांच की जाएगी और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी।
भारतीय सेना दुश्मनों से मुकाबला करने के लिए दमदार ट्रेनिंग कर रही है, जिसमें समुद्र से लेकर जमीन तक दुश्मनों को पटकनी देने के सभी तरीके सिखाए जा रहे हैं। इंडोनेशिया में भारत और इंडोनेशियाई सेना के स्पेशल फोर्सेज की जॉइंट एक्सरसाइज चल रही है। इसका नाम है गरुड़ शक्ति। इसमें भारतीय सेना ने दिखाया कि वो जंगलों और समंदर में कैसे ऑपरेट करते हैं। संयुक्त अभ्यास में भारतीय सेना इंडोनेशिया की सेना को सिखा रही है कि अपने दुश्मनों से निपटना कैसे है, कैसे भारतीय सेना प्रोफेशनल तौर पर अपने दुश्मनों का खात्मा करती है, चाहे हवा हो या पानी। हर जगह भारतीय सेना किसी से कम नहीं। भारतीय सेना की फायर एंड फ्यूरी कोर ने अपने ट्विटर अकाउंट पर वीडियो डाला है। ये वीडियो किस सीमा का है, ये एक राज है, लेकिन सेना के जवानों का दमखम 100% असली है। शिमला के सेरी गांव में भीषण आग लग गई है। आग की वजह से यहां 2 घर पूरी तरह से जलकर खाक हो गए। कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया। भीषण अग्निकांड की ये तस्वीरें शिमला के रोहड़ू की हैं। यहाँ सेरी गांव में अचानक एक घर में आग लग गई। देखते ही देखते उसने आसपास के घरों को भी अपनी चपेट में ले लिया। आग की वजह से 2 घर पूरी तरह जलकर खाक हो गए। वहीं पड़ोस के 2 घरों को भी भारी नुकसान हुआ है। सुबह सुबह अचानक आग लगने की वजह से गांव में हड़कंप मच गया। लोगों ने तुरंत दमकल विभाग को सूचना दी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। घर में आग लगी तो सिलेंडर भी इसके चपेट में आ गए और सिलेंडर फटने की वजह से आग तेजी से फैल गई। आसपास के घरों को चपेट में ले लिया। घर में आग की वजह से भारी नुकसान हुआ है। साथ ही एक गाय की भी जिंदा जलकर मौत हो गई है। हिमाचल प्रदेश में सर्दियां शुरू होते ही आग की घटना भी बढ़ने लगती है। ठंड की वजह से लोग घर में हीटर और अलाव जलाकर सोते हैं, जिससे हादसों का खतरा बढ़ जाता है। मध्य प्रदेश के मंदसौर से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां गैस फिलिंग के दौरान कार में ही आग लग गई, जिसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई। दरअसल हादसा उस वक्त हुआ जिस वक्त कार में गैस फिलिंग की जा रही थी, जिसके बाद कार में आग भड़क उठी। आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही मिनटों में पूरी कार धू-धू कर जलने लगी। आग से पूरा आसमान लाल हो गया। कार ड्राइवर ने हालात को भांपते हुए तुरंत कूदकर अपनी जान बचाई। हादसे के दौरान सड़क पर जाम के हालात बन गए। ट्रैफिक पूरी तरह ठप हो गया। घटनास्थल पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। मौके पर मौजूद लोगों ने हादसे के वीडियो बनाए, जो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। वीडियो में कार से उठती तेज लपटें साफ नजर आ रही हैं, जिसके बाद दमकल विभाग को सूचना दी गई। घटनास्थल पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने भारी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक पूरी कार जलकर राख हो चुकी थी। और चलिए अब आपको पुलवामा से एक ऐसी तस्वीर दिखाते हैं, जहां एक भालू ही वाटर टैंक में गिर गया, जिसे अब सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में एक भालू खाली वाटर टैंक में गिर गया, जिसने स्थानीय लोगों को हैरान कर दिया। बताया जा रहा है कि ये भालू जंगल से भटकते हुए रिहायशी इलाके में आ पहुंचा था। भटकते हुए वो इस खुले पानी के टैंक के पास आ गया और उसमें गिर पड़ा। टैंक में गिरते ही भालू ने बाहर निकलने की भरसक कोशिश की, लेकिन गहराई और टैंक की चिकनाहट की वजह से वो बाहर निकल पाने में नाकाम रहा। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना वन विभाग को दी। वन विभाग की एक टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। टीम ने इस बात का खास ख्याल रखा कि रेस्क्यू के दौरान भालू को किसी तरह की चोट न पहुंचे। पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में वन विभाग की टीम की कड़ी मेहनत और सावधानी की तारीफ की जा रही है। भालू को सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया गया। Zee News.